नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे व्याकरण का भाग चल रहा है, व्याकरण का खंड चल रहा है। तो व्याकरण में हमने इससे पहले हमारे जो 2 चैप्टर हैं, एक तो भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित वो वाला, और दूसरा संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम तीसरा भाग यानी कि सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को पता होगा कि सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा तो हम लगभग क्लास 2-3 में ही एक बार के लिए रट लेते हैं और मतलब हर जगह हम यूज करते हैं कि हाँ, जहां पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सर्वनाम के कुछ भेद भी होते हैं जिसके अनुसार हम इसे समझ पाते हैं और इसे प्रयोग में लेकर आते हैं। तो आज वही हम पढ़ेंगे, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी लोग, क्योंकि बार बार कह रही हूं, ये जो व्याकरण होती है केवल पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, पढ़कर लिखकर समझने का सब्जेक्ट है। तो कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए। जहां तक हमने कल काम किया था उसके नेक्स्ट पेज से, नए पेज से स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे प्रॉपर और बिल्कुल तरीके से लिखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि सर्वनाम की जो परिभाषा है, क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पर पढ़ते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और इनका प्रयोग करने से जो भाषा होती है वो सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। सर्वनाम का प्रयोग करने से जब हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है, और एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। ये बात आप सभी को पता है कि हम वह शब्द, इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा, मेल फीमेल की मेल के लिए हम ही यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं। तो इस तरह ये क्या है, ही और शी, ये केवल वह शब्द है और हम सभी के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, सभी के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनको वो एक तो आपकी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, आप किस तरह से भाषा को सुंदर बनाएंगे। राम, राम बहुत होशियार बालक है वह बहुत सुंदर सुंदर लिखता है। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम बहुत होशियार बालक है, वह बहुत सुंदर लिखता है। अगर हम उसको
फेशियली भी बताएं तो हम कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत सुंदर दिखता है या दिखने में बहुत सुंदर है। तो इस तरह जब हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर मैं बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करूं, राम बहुत होशियार बालक है, राम बहुत सुंदर लिखता है, राम गाना गाता है, राम खाना खाता है, तो इस यहाँ पर जब हम एक बार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सीख जाते हैं, सर्वनाम शब्दों को लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं, तो फिर हम इसके प्रयोग को अपने तरीके से सही जगह और सही स्थान पर करने लगते हैं, जिससे कि भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो सर्वनाम शब्द अर्थात सबके लिए नाम, सारी जो सारी चीजें हैं, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो सर्वनाम यानी कि सबका नाम, सबके लिए नाम। तो इस तरह सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला व लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें तो आपको शायद पहले से भी पता होंगी, पहले से भी आप इन सभी चीजों को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक हमारा है, मेन चीज जो हमने पढ़नी है वो है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर लिखा है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इससे पहले हम संज्ञा के भेदों को पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ के साथ आपने सारी चीजें समझनी भी है, साथ साथ आपको सारी चीजें समझनी भी है, और उसी के साथ साथ आपको अपनी कॉपी में ये सारी चीजें लिखनी भी है। तो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम के भेदों को। सर्वनाम के जो 6 भेद है, इसमें सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक बार मैं आपको इसी तरह यहाँ पर समझा देती हूँ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द होता है बच्चों जिसका प्रयोग किसी बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात जिसका प्रयोग हम किसी बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए या फिर अन्य व्यक्ति के लिए। ये 3 चीजें इसमें याद रखनी है। बोलने वाला व्यक्ति वाला, सुनने वाला वाला या अन्य व्यक्ति। अर्थात अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो वह व्यक्ति। अक्सर हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमारी बातचीत में एक तो बोलने वाला व्यक्ति होता है, एक सुनने वाला व्यक्ति होता है, और नंबर 3 होता है वो टॉपिक, वो विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सारी तीनों चीजें ही आती है, और इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को अन्य भेदों में भी बांटा गया है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करता है। निश्चयवाचक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात किसी निश्चित वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए या फिर घटना के लिए प्रयोग होता है। इसमें सारी चीजें आ सकती हैं जो निश्चित हों। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द। अनिश्चित वाचक अर्थात बिल्कुल जस्ट उल्टा, जिसमें कि हमें पता नहीं होता कि व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है। अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जहां पर अनिश्चय की बात की जा रही है, तो वहां पर किसी व्यक्ति वस्तु का हमें बोध नहीं होता, पता नहीं चलता है। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात जो शब्द
वाक्य में प्रयोग किए गए ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य संज्ञा शब्दों से, एक सर्वनाम शब्द हो गया जो उसी सेंटेंस में उसी वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य सर्वनाम शब्दों से के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाक्य है उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इसमें कोई प्रश्न करने जैसा हमें प्रतीत होता है कि पता चलता है कि इसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंत में है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें जो कर्ता के साथ, देखिए निज अर्थात अपने लिए, निज का क्या अर्थ होता है? निज का अर्थ होता है अपने लिए। तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ साथ अपनेपन का ज्ञान कराता है। तो इस तरह हम ये सारी चीजें बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबका थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रो आपको बता दिया है, तो अब आगे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द से कि क्या होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। कौन कौन सी 3 चीजें? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में, किसी वाक्य की बात कर रहे हैं, किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो वाक्य में अगर हम बोलने वाले व्यक्ति नंबर 2 सुनने वाले व्यक्ति, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति का मैंने आपको बता दिया कि जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये यहाँ पर 3 चीजें आ रही है और मैंने आपको बताया भी था कि इन तीनों को ही हमें ध्यान में रखना है। एक तो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और नंबर 3 अन्य व्यक्ति, क्योंकि इसमें 3 चीजें आ रही है, 3 बातें आ रही है। तो उदाहरण के लिए मैं पहले आपको ये तीनों बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। मैं अर्थात बोलने वाला, वह
तुम। बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। तो इस तरह ये जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द वो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अब क्योंकि तीन चीजें यहाँ पर है, एक बोलने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला व्यक्ति है और अन्य व्यक्ति है, तो तीन अलग अलग तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर होंगे। तो अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। क्या लिखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। कौन कौन से तीन उपभेद होते हैं ये फटाफट जान लेते हैं। क्योंकि एक है बोलने वाला व्यक्ति, दूसरा है सुनने वाला व्यक्ति, तीसरा है अन्य व्यक्ति। तो बिल्कुल इसके भी तीन भेद इसी प्रकार से होंगे। नंबर जो पहला है उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। तो तीन प्रकार के इसमें व्यक्ति हैं, तो तीन ही प्रकार के इसके उपभेद बताए जाते हैं। पहले की प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो सर्वनाम शब्द है उसके 6 भेद आपको बताए। कौन कौन से 6 भेद आपको बताए मैंने? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको बताए कि 3 उपभेद होते हैं। कितने बताए? 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो फटाफट से एक बार इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक। क्या होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए अर्थात अपने लिए, जो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए अगर लेखक की बात हो रही है, अगर कोई चीज कोई बात लिखी गई है तो लेखक के लिए, ठीक है, लेखक के लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए अर्थात अपने लिए, अगर लेखक है, कोई राइटर है, कोई कुछ लिख रहा है, तो लिखने वाला अपने लिए जिस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, आदि। उदाहरण के लिए, मैं कल आगरा जाऊंगा। या मेरा घर बहुत दूर है। मुझे भूख लगी है। या मुझे लिखना पसंद है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी बोलने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो भी सेंटेंस में हमें लग रहा है कि यहाँ पर अपने लिए शब्द, अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसे हम कहेंगे निजवाचक, हम उसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अगर कोई भी शब्द अपने लिए प्रयोग किया गया है, जैसे मैं, मेरा, मुझे आदि। तो मैं कल आगरा जाऊंगा, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे भूख लगी है। तो ये सब आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जो कि लिखने वाला व्यक्ति या बोलने वाला व्यक्ति या बताने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा मैंने आपको कौन सा भेद, दूसरा मैंने कौन सा बताया था? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो इस सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग होता है उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए। अब इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। इसको लिखेंगे, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए व्यक्ति के लिए सुनने वाले व्यक्ति के लिए अर्थात श्रोता, या फिर जो कि सुन रहा हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। किया उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे
तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे तुम कहाँ रहते हो, या तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। तो इस तरह के शब्द तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये बोलने सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सुनने वाले व्यक्ति को बोले जाते हैं। तो इस तरह के शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वो इस तरह के शब्दों को कहा जाता है। और इन शब्दों को आप जहां पर भी देखेंगे तो क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता, देखिए बोलने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जहां पर श्रोता या फिर वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति
और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे वह वो उसका उनका उन्हें आदि। तो ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। वह, वो, उसका, उनका, उन्हें आदि। तो ये सारे सर्वनाम शब्द जो हैं, जब किस तरह से, उदाहरण देख लीजिए एक बार। वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह कल विद्यालय नहीं आया था या फिर नहीं आएगा। तो वह कल विद्यालय नहीं आएगा, या उसने अपना काम कर लिया। कर लिया। तो इस तरह हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। वह, उसने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। तो तीन बातें, एक पूरा सेंटेंस है। हम देख पा रहे हैं कि जो वक्ता है वह बोल रहा है किससे? श्रोता से, कि वह कल, अर्थात वो किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि वह कल विद्यालय नहीं आया था या वह कल विद्यालय नहीं आएगा। उसने अपना काम कर लिया। उन्हें उन्हें लिखना बहुत पसंद है। उनका नृत्य बहुत सुंदर है। तो किसी, जब हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति है, उसके जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो जब तीसरे व्यक्ति के बारे में जहां पर बात होती है उसे ही अन्य पुरुष कहा जाता है। तो आपको सभी सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से वह, वो, मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, उन्हें, उनका, आदि, इस तरह के जो सर्वनाम शब्द है, इसमें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, इस तरह के शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। और इसमें से कि उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द कौन से है। तो बच्चों, सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों में आज हमने जो पढ़ा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे भी हम इसी भाग को कंटिन्यू रखेंगे, इसी भाग को पढ़ेंगे, बाकी के सर्वनाम के भेदों को पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़ के आइएगा। मिलेंगे नए सेशन में इसी भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।